अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लॉदर-मेर्ट्ज़ क्लासिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी, तो आज हम लॉदर-मेर्ट्ज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेसिकली लॉदर-मेर्ट्ज़ ही वाज अ जर्मन केमिस्ट, वो एक जर्मन केमिस्ट था। न्यूलैंड्स ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो 1864 के अंदर, तो लॉदर-मेर्ट्ज़ ने भी 1864 के अंदर ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल तैयार की थी। न्यूलैंड के कुछ ही बाद, उसी साल के अंदर, कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू कर दी। ठीक है, तो इन्होंने 1864 से लेकर 1869 तक, ये जितना भी पीरियड है, इसी सारे पीरियड के अंदर इन्होंने क्या पीरियोडिक क्लासिक के एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया और एक पीरियोडिक टेबल भी तैयार की थी और वो पीरियोडिक टेबल पब्लिश भी करवा दी थी। ठीक है, तो चलें आज हम लॉदर-मेर्ट्ज़ की क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ही पब्लिश एन इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल इन 1864। तो इन्होंने सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो 1864 के अंदर बनाई थी, लेकिन जो 1864 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो कंप्लीट नहीं थी, बल्कि उसमें काफ़ी और भी एडिशंस करनी थी, तो वो मुकम्मल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वो पब्लिश करवाई थी 1864 के अंदर। फिर लॉदर-मेर्ट्ज़ ने आगे चल के क्या किया कि इसी इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल को 1869 के अंदर इसी इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल को इन्होंने आगे बढ़ाकर इस क्या कर दिया, इन्हें कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो 1864 में इन्होंने बनाई, वो कंप्लीट नहीं थी, पब्लिश भी करवा दी, लेकिन आगे चल के कुछ ही साल के अंदर क्या किया, 1869 के अंदर इन्होंने उस इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट कर दिया। जो जो एडिशंस थी उन्होंने वो चेंज कर ली। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो जो कंप्लीट कर दी थी पीरियोडिक टेबल, तो उनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर तो टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 56 एलिमेंट्स। तो लॉदर-मेर्ट्ज़ ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल तैयार की, मुकम्मल कर दी, तो उसकी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर 56 एलिमेंट्स इंक्लूड थे। ठीक है, लेकिन लॉदर-मेर्ट्ज़ ने ये जो 56 एलिमेंट्स अपनी पीरियोडिक टेबल में रखे थे ना, वो किस तरीके से अरेंज किए थे, ही अरेंज्ड इन अ ग्रुप्स 1 to 8। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं वो 8 ग्रुपों में। कितने ग्रुपों में, 8। पूछा जाता है कि लॉदर-मेर्ट्ज़ की पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप थे, तो बेसिकली 8 ग्रुपों के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने 8। चलिए, अब ये जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो किस बुनियाद पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर, कि जिन जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है, सिमिलर होती है, तो लॉदर-मेर्ट्ज़ ने क्या किया, उनको आपस में मिला के उनको एक अलग ग्रुप में रखा, इसी तरह दूसरों को दूसरे ग्रुप में रखा। तो इस तरीके से इन्होंने 8 ग्रुपों के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। ठीक है, एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती थी, तो इन्होंने किस तरीके से डिसाइड किया। एक्चुअली क्या हुआ कि लॉदर-मेर्ट्ज़ ने एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया था, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। तो कहा जाता है ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। तो इन्होंने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में जितने भी एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर क्या किया, ग्राफ में उनको सबको पुट कर दिया। ठीक है, अब ये पूछा ये ग्राफ किस बुनियाद पर बनाया था, इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज के तौर पर ये ग्राफ बनाया था, तो ये पूछा जाता है। एक्चुअली इसने जो ग्राफ बनाया था वो एक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, इन 2 प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर ही इन्होंने ग्राफ बनाया था। मींस वर्टिकल में एटॉमिक वॉल्यूम की वैल्यूज रखी और हॉरिजॉन्टल में क्या रखा इन्होंने, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट, तो जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक वेट था वो इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल के हिसाब से पुट किए, और जितना एटॉमिक वॉल्यूम था उसको वर्टिकल के हिसाब से। तो इन्होंने क्या किया, जिन जिन एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक वॉल्यूम और जितना एटॉमिक वेट था, तो उन एलिमेंट्स को उन जगह पे पुट करता जा रहा था। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने 56 के 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन्होंने इन 2 प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। जब सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज कर दिया, एक ग्राफ बनाया, तब देखो जब इन्होंने सारे एलिमेंट्स का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने के बाद इसने अपने ग्राफ में ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, ये जो ग्राफ बना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्राफ बनाया ना इन्होंने, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये फिजिकल कौन सी प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बुनियाद पर बनाया। ठीक है, तो इन्होंने जैसे ही ग्राफ बनाया तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अलग अलग कर्व क्या ऑब्टेन हासिल हुए। ठीक है, तो अलग अलग इन्हें कर्व मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने ग्राफ बना दिया सारे एलिमेंट्स का, ग्राफ बनाने के बाद लॉदर-मेर्ट्ज़ ने ऑब्जर्व किया, देखा कि जिन जिन एलिमेंट्स की
फिजिकल, जिन जिन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है तो उनकी ग्राफ के अंदर देखा कि उनकी पोजीशन भी क्या है, सिमिलर है। ठीक है, मतलब इस ग्राफ से ही क्लियर किया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है तो उनकी जरूर ग्राफ के अंदर पोजीशन भी सिमिलर है। तो इसी ग्राफ के जरिए से ही इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जिन एलिमेंट्स की पोजीशन कर्व में सिमिलर हैं तो जरूर उनकी प्रॉपर्टीज भी आपस सिमिलर हैं, और इसी बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया। तो चलें किस तरीके से हम ग्राफ में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर है और इनकी किस तरीके से पोजीशन सिमिलर है कर्व के ऊपर। ठीक है, तो चले एक्चुअली क्या किया, जब ये ग्राफ तैयार हो गया तो ही ऑब्जर्व, ग्राफ बनाने के बाद ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड द सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। तो लॉदरमैन ने कहा कि जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है तो जरूर यकीनन उनकी पोजीशन भी ग्राफ में कर्व के ऊपर तकरीबन सिमिलर होगी। ठीक है, तो इसी तरह उसने ऑब्जर्व किया, देखा कि वाकई में कि जिन एलिमेंट्स की आपस में प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं तो देखा कि उनकी ग्राफ के अंदर जो कर्व है, लाइन हो, उनके ऊपर पोजीशन भी सिमिलर आ रही है। वो किस तरह से जरा आप देखें। एक्चुअली क्या हुआ, लिथियम अपने साइड से, ये जो लिथियम है अल्कली मेटल है, लिथियम अपनी साइड से सबसे कहाँ है, सबसे कर्व पे, पीक पे, टॉप पे। ठीक है, लिथियम, तो यहां पर देखें कि ये लिथियम सबसे टॉप पे आ रहा है। ठीक है, तो ये लिथियम अल्कली मेटल्स है। ठीक है, और आपको पता है इस साइड से अगर आप देखेंगे तो पीक पे कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। और आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे आर द अल्कली मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है, और हमने कहा इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती हैं तो इनकी अगर आप ग्राफ में पोजीशन भी देखेंगे वो भी क्या है, सिमिलर है। तो पोजीशन भी सिमिलर। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है सिमिलर, उनकी पोजीशन भी क्या होगी, ग्राफ के अंदर सिमिलर होगी। जिस तरीके से लिथियम टॉप पे है, पीक पे है ग्राफ के। अच्छा, और अगर आप देखेंगे सोडियम भी क्या है, वो भी पीक पर है अपनी साइड से, और पोटेशियम को देखा कि वो भी अल्कली मेटल है, वो भी पीक पे, रुबिडियम भी पीक पे है और सीजियम भी पीक पे है। तो अब आप मुझे बताएं कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो ग्राफ में सब कहाँ आ रहे हैं, वो कर्व के पीक पे आ रहे हैं सारे। ठीक है, टॉप पे आ रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, इसी वजह से इनकी पोजीशन भी ग्राफ में क्या है, सिमिलर। तो इन्होंने ये लिख दिया, इन्होंने क्या लिखा, यही ऑब्जर्व करने के बाद कहा कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे ऑक्युपाई द पीक्स ऑफ कर्व, वो कर्व की पीक्स पर आते हैं, बिकॉज दे आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन भी ग्राफ में क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो हैलोजेंस हैं आपको पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में क्या है, मैच होती हैं। ठीक है, क्योंकि डॉबे ने, न्यूलैंड ने बताया था, तो इनकी प्रॉपर्टीज जब इनका ग्राफ में इनकी पोजीशन देखी गई तो ग्राफ के अंदर इनकी पोजीशन भी सिमिलर है, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो उनकी यकीनन पोजीशन भी क्या है, ग्राफ में सिमिलर आ रही है। तो जैसे हैलोजन, अगर आप हैलोजन की पोजीशन देखें तो बिल्कुल सिमिलर है। वो कैसे, अगर आप पोजीशन देखें, ये देखें, अगर आप ये देखें फ्लोरीन आपको पता है कि कर्व के असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन को अगर आप देखें कि फ्लोरीन की पोजीशन कहाँ है, कर्व पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, कहाँ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आप क्लोरीन को देखेंगे, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन की पोजीशन भी बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, इसी तरह आप हेलोजन को देखें, और ब्रोमीन भी हेलोजन है, तो इसकी पोजीशन भी कर्व में कहाँ है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है। इसी तरह आयोडीन को देखें तो आयोडीन की भी क्या है पोजीशन, ये भी असेंडिंग ऑर्डर है। तो इट मींस यहां से क्लियर हो गया कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी पोजीशन भी ग्राफ के अंदर सिमिलर है, बिकॉज दे आर द सिमिलर इन प्रॉपर्टीज में सिमिलर है, तभी इनकी पोजीशन भी कहां है, ग्राफ के अंदर सिमिलर है। मींस हैलोजेंस आर कहां पर होते हैं, ये ग्राफ के अंदर, ये कर्व के असेंडिंग ऑर्डर में है, सारे असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी साइड से असेंडिंग ऑर्डर में, ये अपनी साइड से असेंडिंग ऑर्डर में, ये अपनी साइड। ठीक है, प्रॉपर्टी सिमिलर की वजह से तो यहां से कंफर्म हो गया कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तभी इनकी पोजीशन क्या है, ग्राफ के अंदर सिमिलर है। अच्छा, फिर एलिमेंट्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स, वो एलिमेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। काफी बच्चों को ये समझना, एसिडिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं। एक्चुअली एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है
ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ मिलके एसिड्स बनाते हैं, हम उन्हें एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। सच ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस एसिड्स, दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स, हमें उन्हें एसिडिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। तो वो कौन से हैं एलिमेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं जिनके जो ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं, वो ये आपके सामने है। अगर आप देखेंगे तो ये है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, कार्बन का ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये इसका ऑक्साइड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये CO2 क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो अब आप मुझे बताएंगे ये ऑक्साइड किसका है, कार्बन का है। तो कार्बन ऑक्साइड जो होता है, कार्बन का जो ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ मिलकर कार्बन, इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन भी अपने एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह आपको पता है नाइट्रोजन भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है, फास्फोरस, सल्फर, जैसे आपको पता है कि सल्फर का अगर आप एग्जाम्पल ले लें, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जैसे ये किसका ऑक्साइड है, सल्फर का। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ मिलाएंगे तो आपको पता है क्या बन जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो इसका मतलब है ये वो एलिमेंट्स है जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो इन एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं तो इसका मतलब है ये भी एक इनकी क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। तो इनकी भी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो इनकी पोजीशन भी ग्राफ में क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एक इनकी मैच हो रही है प्रॉपर्टी, दे आर ऑल द एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूसर, इसीलिए इनकी पोजीशन भी अगर आप देखेंगे वो इनकी पोजीशन भी क्या है, सिमिलर है। जिस तरह यहां पर आप देख लें कि जैसे ये है, अगर आप देखेंगे ना ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर आप देखें ये कार्बन यहां पर है, ठीक है, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये कहाँ है, इनकी पोजीशन भी कहाँ है, इनकी पोजीशन भी कर्व असेंडिंग में जा रही है। देखो सल्फर, फास्फोरस और ये भी क्या है, असेंडिंग में। ठीक है, सेलेनियम, आर्सेनिक, ये भी एसिडिक ऑक्साइड बना है। तो ये सब क्या है कि ये सारे इनकी क्या है, इनकी पोजीशन भी अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ के क्या असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पोजीशन भी सिमिलर में, तो इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच होती, तभी इनकी पोजीशन ग्राफ के अंदर सिमिलर आ रही है। ठीक है, तो तभी तो लिखा गया हैलोजेंस और वो एलिमेंट्स जो एसिडिक ऑक्साइड्स, जिनके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो हैलोजन होते हैं, उनकी अगर आप कर्व में पोजीशन देखेंगे तो कहां पर होती है, वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, असेंडिंग पोजीशन पे होती है। ठीक है, मतलब कि डाउन से अपर साइड जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं तो आपको पता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच होती है तभी तो इनकी ग्राफ के अंदर भी आप देखेंगे तो पोजीशन सिमिलर होगी। ठीक है, कैसे, अगर आप देखें ग्राफ में ये बेरिलियम है, अगर आप देखें ये बेरिलियम है। अब मुझे बताओ बेरिलियम की पोजीशन देखें ग्राफ में कहाँ है, डाउनवर्ड जा रही है, अप टू डाउन जा रही है, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। तो अगर आप देखेंगे बेरिलियम की पोजीशन डाउनवर्ड, तो कर्व में कहाँ है, डाउनवर्ड की तरफ है। और अगर आप देखें मैग्नीशियम ये रहा, तो मैग्नीशियम भी डाउनवर्ड जा रहा है। देखें अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम भी क्या है, वो भी कहाँ जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। स्ट्रोंशियम देखेंगे तो वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर आप बेरियम देखेंगे वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अगर आप उनकी ग्राफ में पोजीशन देखें तो वो भी सिमिलर है। वो सारे के सारे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनकी पोजीशन ग्राफ में कहाँ है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं सारे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो यहाँ ग्राफ से ये कंफर्म होगा, क्लियर हो गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उनकी यकीनन ग्राफ के अंदर पोजीशन भी सिमिलर होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो भी डाउनवर्ड जा रहे हैं, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं कर्व के ऊपर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है, इनमें से बेसिक एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि लॉदरमेयर के ग्राफ के अंदर कि जो पीक पे एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से आते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल, हैलोजेंस आते हैं या एसिडिक ऑक्साइड एलिमेंट्स प्रोड्यूसर आते हैं, जो भी आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। या आपसे पूछे असेंडिंग ऑर्डर में कौन आते हैं, तो आपको पता है जो ये हैलोजेंस होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं ग्राफ में, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी पोजीशन अगर आप देखें ग्राफ में वो डिसेंडिंग में, माना टॉप टू बॉटम जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो चलें अब लॉदरमेयर की जो पीरियोडिक टेबल थी
लॉदरमेयर ने पीरियोडिक टेबल बनाई, पब्लिश भी करवा दी, लेकिन लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को रिसीव नहीं किया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके दो रीजन थे। हालांकि इसने काफी मेहनत की, पीरियोडिक टेबल बनाई, लेकिन उसकी पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिसीव नहीं किया गया। इसके दो रीजन थे। तो मैंने लिखा है लॉदरमेयर्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कुड नॉट बी रिसीव प्रॉपरली ड्यू टू टू रीजंस। तो इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये है कि लॉदरमेयर्स पीरियोडिक टेबल वाज इनकम्प्लीट एज अ कंपेयर्ड with Mendeleev's periodic table which was published in the same year with remarkable predications of the discoveries of certain elements। तो एक्चुअली क्या हुआ, सबसे पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो रीजन था, एक्चुअली लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को रिसीव इसलिए नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो ये था कि जिस ईयर के अंदर, जिस साल के अंदर लॉदरमेयर ने पीरियोडिक टेबल पब्लिश करवा के दे दी मार्केट में, उसी साल के अंदर 1869 के अंदर एक रशियन केमिस्ट था जिसका नाम मेंडलीव था, इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल को पब्लिश करवा के दे दिया। तो इसका मतलब है कि एक ही साल के अंदर मेंडलीव और लॉदरमेयर दोनों ने पीरियोडिक टेबल पब्लिश करवाए। जब दोनों की पीरियोडिक टेबल आई तो देखा गया, साइंटिस्ट ने देखा कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल से कहीं गुना बहुत ही बेहतर तरीके से बने हुई थी। जिसकी वजह से क्या किया कि लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को रिसीव नहीं किया और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को रिसीव किया और इन्हें एक्सीडेंट के आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन यही था कि जिस साल के अंदर लॉदरमेयर ने पीरियोडिक टेबल बनाई, उसी साल के अंदर रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने भी बनाई थी। ठीक है, लेकिन दोनों की जब मार्केट में पूछी पब्लिश हो गई, दोनों की जब पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गई, तो जब लोगों साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखा तो वो काफी गुना बेहतर बनी हुई थी एज अ कंपेयर्ड लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल के मुकाबले में, जिसकी वजह से इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया कि लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को क्या किया, उनको मतलब कि रिसीव नहीं किया और मेंडलीव को रिसीव करके उन्हें आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वो काफी अच्छी बनी हुई थी इसके मुकाबले में। तो इसी तरह इसको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में खास बात यह भी थी कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ खाली भी जगहें छोड़ी थी जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी, जो डिस्कवर नहीं थे, जो डिस्कवर होंगे उनके लिए भी खाली जगहें छोड़ दी थी। सिर्फ खाली जगह नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी अपनी पीरियोडिक टेबल में लिख दी। कहा कि फलाना फलाना उनका एटॉमिक मास होगा, फलानी फलानी उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो एलिमेंट्स मिलेंगे और उनको यहां रखना। तो इसका मतलब है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स की जगह थी जो डिस्कवर नहीं थे, जो डिस्कवर होंगे। मतलब इन्होंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस वाले एलिमेंट्स की भी जगहें रखी थी। ठीक है, तो काफी प्रेडिक्ट करके उन्हें आने वाले एलिमेंट्स के लिए भी इन्होंने जगह रख दी। तो सबसे बड़ी इनकी ये प्रेडिक्शन थी जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफी फेमस भी हो गई। ठीक है, आगे चल के एक्चुअली क्या हुआ, एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि लॉदरमेयर की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर थी। मतलब इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किए थे वो जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। ठीक है, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम्स, मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर ही इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर बनाई गई। तो इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल के मुकाबले में काफी बेहतर बनी हुई थी। तो इसी वजह से उनको रिसीव किया और इनको रिजेक्ट कर दिया। जिसके तो सबसे बड़े इसके ये दो रीजन थे जिसकी वजह से लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट नहीं हो सकी, रिसीव नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये बेसिक थे। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस करेंगे कि उनकी पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनी हुई थी और क्या एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो इनको अब लॉदरमेयर की पीरियोडिक टेबल को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।